हाँ तो प्यारे बच्चे कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। चलिए आज इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम लोग पढ़ेंगे गोधूली भाग 2 हिंदी का गद्य पद्य खंड हमारी नींद कविता। आज हमारी नींद कविता के बारे में हम लोग संपूर्ण अर्थ को जानेंगे। तो उससे पहले एक बार इस क्लास को अभी आप लोग सभी को ही शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं हमारी नींद, जो बीरेन डंगबाल के द्वारा रचित यह कविता है। तो सर्वप्रथम कवि के बारे में हम लोग जानेंगे, कवि का परिचय जानेंगे, जो क्या है, कहाँ इनका जन्म हुआ है कवि के बारे में। तो इनके कवि हैं, यहाँ लेखक हो गया है, मिस हो गया, यहाँ पर कवि होगा। उनके बारे में जानेंगे जो बीरेन डंगबाल जो हमारी नींद कविता के कवि हैं। कौन है? बीरेन डंगबाल। कौन है? यहाँ भी कवि होगा। कवि बीरेन डंगबाल। इनका जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी को टिहरी गढ़वाल जिला में कीर्तिनगर उत्तरांचल में हुआ था। बीरेन डंगबाल का मृत्यु 28 सितंबर 1915 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किए। इनकी प्रमुख रचना बीरेन डंगबाल की जो पहला कविता संग्रह था वह इसी दुनिया में प्रकाशित हुआ। उसके बाद दुष्चक्र में सृष्टा इन्होंने विभिन्न कवियों की कविताओं तथा आदिवासी लोक कविताओं की विशाल मात्रा में अनुवाद किया। ये सब को ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव जो है इसी से बनता है। जैसे बीरेन डंगबाल का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, बीरेन डंगबाल की शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई, बीरेन डंगबाल किस विश्वविद्यालय से एमए किए, बीरेन डंगबाल का प्रथम कविता संग्रह कौन था, बीरेन डंगबाल है कि यह दुष्चक्र में सृष्टा पर कौन सा पुरस्कार मिला, इसलिए इस सबको पूर्णतः कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद ये कविता जो है हमारी नींद कविता, यह बीरेन डंगबाल की काव्य संकलन जो दुष्चक्र में सृष्टा है उससे लिया गया है। इसमें सुविधाभोगी आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाही के बाहर विपरीत परिस्थिति से लगातार लड़ते रहने वाले और आगे बढ़ने वाले ऐसे जो हठीलापन जीवन जीने वाले हैं उनका चित्रण इन हमारी नींद कविता के माध्यम से हुआ है। तो कविता में कहा गया है, कविता है क्या, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सिंगों से धकेलना शुरू की। बीज में फुली हुई छत सी भीतर से। कभी यहाँ पर कहते हैं मनुष्य सुविधाभोगी बनकर आराम की नींद सोता है। मनुष्य सुविधाभोगी बनकर आराम की नींद सोता है, लेकिन प्रकृति विकास क्रम को अनवरत जारी रखता है। हमारी नींद के दौरान कुछ इंच पेड़ तथा कुछ सूत जैसे अंकुरन पौधा बढ़ जाते हैं। बीज अंकुरित होकर अपनी कपोलों, अपनी कोमल सिंग जो बीज में जो अंकुरन होता है उससे जो कोमल एक पतला सा
सिंह के समान निकलता है, वही कपोलों कोमल सिंहों से को धकेलना शुरू करता है और इस वातावरण में आना जो है अपने अस्तित्व को कायम करने के लिए पृथ्वी पर आता है। फिर कहते हैं, एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कई शिशु पौधे पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे गए दंगे, आगजनी और बमबारी में। कभी यहाँ पर मक्खी को एक प्रतीकात्मक रूप देने का काम किया है। जिस तरह से कभी यहाँ पर कहते हैं, एक मक्खी के माध्यम से दीनहीन लोगों के जीवन की, गरीब लोगों के जीवन की दशा के बारे में, उनके गरीबी के विषय में कहता है कि उनके बच्चे दीनता के कारण या तो मारे गए या अत्याचारियों के कोप का शिकार हो गए। कहने का मतलब, कभी यहाँ पर ये कहते हैं, एक मक्खी जो हजारों सैकड़ों मक्खी को जन्म देता है, लेकिन अपना जीवन कर्म जो है वह पूरा नहीं कर पाता है, उसी तरह से एक अत्याचारी हजारों अत्याचारी को जन्म देता है, लेकिन अत्याचारी का भी जीवन क्रम मक्खी के जैसे पूरा नहीं होता है। अत्याचारी भी आगजनी, बमबारी, गोलीबारी आदि के शिकार हो जाते हैं और उसमें मारे जाते हैं। फिर कहते हैं, कभी ये गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। कभी यहाँ पर कहना चाहते हैं, गरीब लोगों को ये संकेत देना चाहते हैं कि गरीब लोग का जीवन जो है अजीबो गरीब जीवन जीता है। वे झूठी प्रशंसा में, झूठी बड़प्पन के लिए अपने आप को, अपने जीवन को उसमें लगा देते हैं। जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग केवल किसी तरह से अपना पेट भरने के लिए जानता है, लेकिन वहाँ भी उस गरीब बस्तियों में अपनी दिखावा के लिए, विलासी पूर्वक जीवन जीने के लिए देवी जागरण के समय लाउड स्पीकर बजवा करके नहीं हैं, अपना दिखावा दिखाते हैं। कभी यहाँ गरीब लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वह अपनी सामर्थ्य को नहीं समझ पाता है कि हमें क्या खर्च करना चाहिए। वे दूसरों को देख करके अपनी बड़प्पन साबित करने के लिए वे भी अतिथि सत्कार में, पर्व त्योहार में या देवी जागरण में सामर्थ्य से अधिक खर्च कर लेता है और सामंतवादियों के तले वह कर्ज में डूब जाते हैं। ऐसे लोग उनका शोषण करने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए इन पंक्ति के माध्यम से कभी गरीबों को भी संकेत देना चाहते हैं। फिर कहते हैं, याने साधन तो सभी जुटा लिए अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारी निंद के बावजूद। कभी यहाँ पर कहते हैं कि अत्याचारी सुख भोग के सारे साधन जमा कर लिए हैं और उसके बावजूद भी कुछ हठी स्वभाव के कारण अन्याय बंद करना नहीं चाहते हैं, उनका जुल्म बढ़ता ही जाता है। कभी ऐसे अत्याचारियों के लिए कहते हैं कि अत्याचारियों के पास सभी तरह के साधन उपलब्ध होते हैं और गरीब, शोषित, वंचित लोगों को अपने सभी तरह के हथकंडे अपना करके उस पर शोषण, अत्याचार करना शुरू कर देता है। सभी तरह का हथकंडा अपना करके उसे अत्याचारी बना लेता है। लेकिन इससे भी अलग कुछ ऐसे संघर्षशील आदमी होते हैं जो संघर्ष करना जानते हैं। वह संघर्षशील आदमी जिनका जीवन हठीला होता है, वह अपने में
आत्मबल को मजबूत रखता है। कितनों भी विषम परिस्थिति आवे लेकिन वह अपना धैर्य नहीं खोता है। ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो यही कवि कहना चाहते हैं कि मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारी निंद के बावजूद। उस पर कितनों भी जुल्म ढाया जाता है लेकिन वह अपना जो आत्मबल है वह उसको कमजोर नहीं होने देता है, उस आत्मबल को और मजबूत करता है। फिर कहते हैं और लोग भी कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। कभी कहते हैं आज भी ऐसे लोग हैं जो अपनी सुविधा को त्याग करना नहीं चाहता है। जनता अत्याचारियों के जुल्म का विरोध करने से इनकार करना नहीं भूलती है। उनके शोषण के, उनके अत्याचार का विरोध नहीं करने वाले और कुछ लोग होते हैं जो हठीला जीवन होता है, वह अपने आत्मबल को संजोए हुए रखता है और आगे बढ़ता जाता है। तो इस तरह से हम लोग ये हमारे निंद कविता के बारे में पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपना साकार हो, इसी आशा विश्वास के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।